एक जहाज था, इतना बड़ा कि शहर जैसा लगे। कहते थे कभी डूबेगा नहीं, अनसिंकेबल है। लेकिन पहली ही यात्रा में डूब गया। नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में साथ में ले गया 1500 से भी ज्यादा जाने। डूबने से पहले उसने अपनी लोकेशन बताई, मदद मांगी। पास के एक जहाज कारपैथिया ने सिग्नल सुना भी, वो दौड़ा चला आया। जितने बच सकते थे बचा लिए गए। जिंदा बचे लोगों को किनारे लाया गया, लेकिन वो जहाज वो वहीं रह गया, समंदर की अथाह गहराइयों में, करीब 2.5 मील नीचे। सबको पता था कहां है, कोऑर्डिनेट नोट कर लिए गए थे, लेकिन उसे ढूंढना नामुमकिन सा लगा। सालों तक लोग बस बातें करते रहे, कैसे निकाले, कौन निकालेगा। तकनीक नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, शायद सही जुनून नहीं था। फिर शुरू हुई एक दौड़, उसे ढूंढने की दौड़, इतिहास का हिस्सा बनने की दौड़। ये कहानी है उसी दौड़ की, उस जिद की जिसने समंदर के सबसे मशहूर राज को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे टाइटैनिक को खोजने की दिलचस्प कहानी। वो जहाज जो डूबा तो पूरी दुनिया को पता था कहां डूबा, लेकिन उसे ढूंढने में 73 साल लग गए। पर क्यों? टाइटैनिक की कहानी किसी भूतिया कहानी से कम नहीं है। 15 अप्रैल 1912 की वो तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। नॉर्थ अटलांटिक का वो बर्फीला समंदर, आधी रात के ठीक 2 घंटे 40 मिनट बाद दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज आरएमएस टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में समा गया। ये जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर जा रहा था। यह डूबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस के तट से करीब 640 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में। जैसे ही यह खबर दुनिया में फैली, जहाज के डूबने के सदमे के साथ एक और सवाल गूंजने लगा, क्या टाइटैनिक को वापस सतह पर लाया जा सकता था? समंदर में हजारों जहाज डूबे हैं, आज भी डूबते हैं, सबके मलबे निकालने की बात नहीं होती, ज्यादातर वहीं पड़े रहते हैं, समंदर का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। फिर टाइटैनिक के लिए इतनी बेचैनी क्यों? क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक कहानी बन चुका था, एक लीजेंड। अपनी यात्रा पर, पहली ही यात्रा पर डूबना, दुनिया के सबसे अमीर लोगों का उसमें होना, कभी न डूबने वाला कहलाना, इन सब ने उसे एक मिथक बना दिया था। उसे वापस लाना एक तरह से इतिहास को छूने जैसा था। कुछ लोगों के लिए यह शायद खजाने की तलाश भी थी। उस जहाज पर बेशुमार दौलत मौजूद थी, अमीर यात्रियों के सामान थे, हीरे जवाहरात थे। कौन जाने गहराइयों में क्या छुपा हो। शुरुआती सालों में सवाल यह नहीं था कि मलबा कहां है, सवाल यह था कि उसे निकाला कैसे जाए। टाइटैनिक करीब 2.5 मील यानी लगभग 4 किलोमीटर नीचे पड़ा था। 1912 में ऐसी कोई तकनीक ही नहीं थी कि गोताखोर इतनी गहराई तक जा सके। आज भी ये बहुत मुश्किल है। कुछ अजीब आइडिया भी आए, जैसे डायनामाइट लगाकर लाशों को मलबे से बाहर निकाला जाए, लेकिन ये सब बातें हवाई थी। इन्हें जल्दी ही भुला भी दिया गया। असल कोशिशें शुरू हुई सालों बाद। तकनीक थोड़ी बेहतर हुई, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, पनडुब्बियां और सोनार जैसी चीजें आई। तब जाकर किसी ने सोचा कि चलो टाइटैनिक को ढूंढा जाए। 1953 में इंग्लैंड की एक सैल्वेज कंपनी के मालिक थे रिस्टन वीजली। उन्होंने सोचा क्यों न किस्मत आजमाई जाए। उनके पास टाइटैनिक के आखिरी भेजे हुए कोऑर्डिनेट्स भी थे, 41 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, 50 डिग्री 14 मिनट वेस्ट। ये लोकेशन टाइटैनिक ने डूबने से लगभग 2 घंटे पहले भेजी थी, लेकिन ये लोकेशन एकदम सटीक हो जरूरी नहीं। इतने वक्त में जहाज लहरों और करंट के साथ बहा होगा, डूबते वक्त भी बहा होगा। समुंदर बहुत बड़ा है और अंधेरी गहराइयों में एक सुई ढूंढना बहुत मुश्किल काम। फिर भी बिजली ने कोशिश की। उन्होंने टाइटैनिक की बताई लोकेशन के आसपास डायनामाइट गिराए। धमाकों से जो गूंज पैदा हुई, उसे सोनार से पकड़कर समंदर के तल का नक्शा बनाने की कोशिश की गई। यह सोनार मैपिंग का एक बहुत पुराना, बहुत कच्चा तरीका था। उम्मीद थी कि शायद जहाज का उभार नक्शे में दिख जाए, लेकिन यह तरीका जरूरत से ज्यादा
कच्चा था। वीजली के हाथ कुछ नहीं लगा, खाली हाथ लौटे। फिर 20 साल और गुजर गए। एक नया नाम सामने आया, रॉबर्ट बेलार्ड, एक मरीन जियोलॉजिस्ट यानी समंदर के नीचे की दुनिया के खोजी। बेलार्ड इतिहास बनाना चाहते थे। 1977 में बेलार्ड वुड्स होल ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूशन नाम के एक संस्था के साथ काम कर रहे थे। ये अमेरिका का एक बड़ा समंदर रिसर्च सेंटर है। यहां समंदर के तल का नक्शा बनाने के लिए नए टूल्स बनाए गए थे। बेलार्ड को ये नए स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरण टेस्ट करने का काम मिला, लेकिन बेलार्ड का असली मकसद कुछ और ही था। वो इन उपकरणों का इस्तेमाल टाइटैनिक को खोजने के लिए करना चाहते थे। उन्होंने एक जहाज इस्तेमाल किया जिसके बीचों बीच एक छेद था। इस छेद से एक लंबा पाइप समंदर में उतारा जा सकता था। पाइप के आखिर में बेलार्ड ने एक पॉड लगाया। इसमें सोनार और कैमरे लगे थे। उम्मीद थी कि जब जहाज टाइटैनिक के मलबे के ऊपर से गुजरेगा तो ये पॉड उसे डिटेक्ट कर लेगा। अभियान भी शुरू हुआ। शुरुआती टेस्ट चल रहे थे और तभी एक हादसा हो गया। ड्रिल पाइप टूट गया। हजारों फीट लंबा पाइप और वो कीमती उपकरणों से भरा पॉड, सब कुछ समंदर के तल में जा गिरा। खोज शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। बेलार्ड का दिल टूट गया। उन्हें शर्मिंदगी भी हुई। जिन कीमती उपकरणों को टेस्ट करने निकले थे उन्हें गवाकर इंस्टीट्यूशन लौटना पड़ा। टाइटैनिक का कोई सुराग मिला नहीं। साल गुजरते रहे, तकनीक एडवांस होती रही। अब थियरी में टाइटैनिक को ढूंढना मुमकिन लग रहा था, लेकिन ऐसे मिशन के लिए पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा। हर चक्कर में लाखों डॉलर खर्च हो सकते थे और कोई गारंटी नहीं थी कि कुछ मिलेगा भी। पैसा लगाने वाले ज्यादा लोग नहीं थे और यही एंट्री होती है जैक ग्रिम की। ग्रिम अमेरिका के राज्य टेक्सास के एक तेल कारोबारी थे। थोड़े अनोखे किस्म के भी थे। नामुमकिन चीजों को ढूंढने का उन्हें शौक था। वो पहले नोआ की आर्क ढूंढने की कोशिश कर चुके थे। स्कॉटलैंड की झील में रहने वाले लाख नेस मॉन्स्टर को खोजने के लिए पैसा भी लगा चुके थे। बिगफुट के पीछे भी टीमें भेजी गई थी। यहां तक कि हॉलो अर्थ यानी कि पृथ्वी अंदर से खोखली है, इसे साबित करने के लिए नॉर्थ पोल में एक बड़ा छेद ढूंढने की कोशिश भी कर चुके थे। अब ग्रिम ने ठान लिया कि वो टाइटैनिक का राज खोल कर रहेंगे। ग्रिम के पास पैसा था लेकिन तकनीक और ज्ञान नहीं। वो जानते थे कि उन्हें एक काबिल टीम चाहिए होगी, ऐसे एक्सपर्ट्स जो एडवांस उपकरण चला सकें। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को $3 लाख डोनेट किए। बदले में उन्हें उपकरण और क्रू मिला जो खोज के लिए जरूरी था। उनके साथ जुड़े दो जाने माने वैज्ञानिक, डॉक्टर विलियम रायन और डॉक्टर फ्रेड स्पीस। ये एक अजीब गठजोड़ था। दो सम्मानित वैज्ञानिक और एक कॉन्स्पिरेसी थियरी में यकीन रखने वाला तेल का राजा। सब कुछ तैयार लग रहा था, लेकिन ग्रिम को लगा एक चीज की कमी है। ग्रिम तमाशे में यकीन रखते थे। उन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वो अपने साथ एक बंदर ले आए। नाम था टाइटन। ग्रिम का दावा था कि ये बंदर ट्रेंड है। ये नक्शे पर इशारा करके बता सकता है कि टाइटैनिक कहां होना चाहिए। डॉक्टर रॉयन और डॉक्टर स्पीस चौंक गए। उन्हें वैज्ञानिक खोजों में ऐसे प्रदर्शन की आदत भी नहीं थी। उन्होंने ग्रिम को धमकी दे दी, या तो वो रहेंगे या फिर बंदर। और उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब जैक ग्रिम ने बंदर को चुन लिया। खैर, बाद में ग्रिम मान गए। टाइटन को पीछे छोड़ दिया गया और एक्सपीडिशन आखिरकार शुरू हो सका। टीम टाइटैनिक के दिए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गई। उन्होंने एक साइड लुकिंग सोनार को केबल से बांधकर समंदर में उतारा। इसे समंदर के तल के पास खींचा जाना था। यह सोनार दोनों तरफ आवाज की तरंगे भेजता था। इससे सोनार के ठीक नीचे का छोटा सा हिस्सा तो मैप नहीं होता, लेकिन किनारों पर बड़े इलाके जल्दी मैप हो जाते हैं। कोई अजीब आकार का उभार दिखता तो जहाज पर लगा मैग्नोमीटर पता लगाता कि वो मेटल है या नहीं, माने वो इंसानी चीज है या समंदर के तल की कोई कुदरती बनावट। इसके अलावा समंदर में ट्रांसपोंडर भी छोड़े गए। ये सोनार की लोकेशन ट्रैक करते थे ताकि कोई खास जगह मिले तो उसके कोऑर्डिनेट्स नोट किए जा सकें। लेकिन जहाज के कोऑर्डिनेट्स के आसपास का पूरा इलाका छान मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिला। वैज्ञानिकों को अब टाइटैनिक के दिए कोऑर्डिनेट्स पर शक होने लगा था। क्यों?
क्योंकि टाइटैनिक ने डूबने से करीब 2 घंटे पहले जो अपनी लोकेशन भेजी थी वो थी 41 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, 50 डिग्री 14 मिनट वेस्ट। लेकिन जिन लोगों को आरएमएस कारपैथिया जहाज ने लाइफ बोट से बचाया था वो इस बताई गई लोकेशन से काफी दूर ईस्ट में मिले थे। समंदर के बहाव का हिसाब लगाने के बाद भी ये दूरी जरूरत से ज्यादा थी। इस गड़बड़ी ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने थियरी दी कि टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने शायद अपनी लोकेशन बताते वक्त टाइम जोन बदलने का हिसाब नहीं लगाया था। जैसे जैसे जहाज पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, इस गलती की वजह से बताई गई लोकेशन असल लोकेशन से पश्चिम में रह गई। तो फिर कारपैथिया सही जगह कैसे पहुंचा? शायद इसलिए क्योंकि असली लोकेशन उस गलत लोकेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही कहीं थी। कारपैथिया गलत कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में ही उसे लाइफ बोट्स मिल गई। इस थ्योरी ने सर्च एरिया को काफी बड़ा कर दिया। अब माना जा रहा था कि टाइटैनिक इस 1500 मील के रेक्टेंगल में कहीं भी हो सकता है। पुराने कोऑर्डिनेट्स बेकार साबित हुए। अब फिर से खोज शुरू करने का वक्त था। टीम ने एक नया तरीका अपनाया। सोनार को एक दूसरे पर चढ़ती हुई लाइनों में खींचना, हर चक्कर में सोनार रीडिंग में जो भी चीज अलग दिखती उसे मार्क कर लेना और इन सब पर लगातार काम करना। लेकिन एक दिक्कत भी थी। मैग्नोमीटर जिससे पता चलता कि कोई चीज मेटल की है या नहीं वो खराब हो गया था और मुसीबत बढ़ाने के लिए मौसम खराब हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरा मिशन अब खतरे में है। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। वो हर अजीब दिखने वाली जगह को मार्क करते रहे और हर बार जब कोई नई मार्किंग होती ग्रिम का उत्साह बढ़ जाता। आखिरी मार्किंग हुई, कुल 14 जगह मार्क की गई। ग्रिम को पक्का यकीन था कि इनमें से ही एक जगह पर टाइटैनिक है, लेकिन उन्हें यह साबित करने का मौका नहीं मिला। वक्त खत्म हो गया था। जहाज और उपकरणों का चार्टर खत्म होने वाला था। उन्हें वापस लौटाना था। ग्रिम हार मानने वालों में से नहीं थे। अगले 1 साल तक वैज्ञानिक और ग्रिम फिर से तैयारी करते रहे। इस बार वो पहले से बेहतर सोनार इस्तेमाल करने वाले थे। एक एक करके पिछली बार मार्क की गई हर जगह को ज्यादा बारीकी से देखा गया और एक एक करके वो सब कुदरती बनावटें निकाली गई। बिल्कुल आखिरी दिन तक ये सब कुछ चलता रहा। आखिरी दिन भी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सोचा चलो आखिरी कोशिश कर लेते हैं। डिजिटल फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। कैमरा एक स्लेज पर लगाया गया और समंदर के तल के ऊपर खींच दिया गया। रूट पूरा करने के बाद कैमरा ऊपर लाया गया। फुटेज देखी गई और देखते देखते एक अजीब आकार उभरने लगा। पास से देखने पर वो एक प्रोपेलर जैसा लग रहा था। ग्रिम को तुरंत यकीन हो गया। उन्होंने कर दिखाया था। टाइटैनिक का एक टुकड़ा ढूंढ लिया गया था। बदकिस्मती से वक्त फिर खत्म हो गया। इससे पहले कि वो कुछ और जांच पाते उन्हें एक बार फिर से वापस लौटना पड़ा। ग्रिम को लगा कि जीत बस हाथ आने वाली ही है। वो 1983 में तीसरी बार वापस जाने को तैयार थे। इस प्रोपेलर जैसी चीज की जांच भी करनी थी। उन्होंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ मिला नहीं। तब से इस बात पर बहुत बहस हुई कि ग्रिम ने क्या देखा था। क्या वो सच में प्रोपेलर था या सिर्फ एक चट्टान? उनके अपने वैज्ञानिक भी इस बात पर उनसे सहमत नहीं थे। जो भी हो, वो चीज फिर कभी नहीं मिली। जैक ग्रिम की कोशिशें नाकाम रही। वो प्रोपेलर या चट्टान जो भी था फिर कभी नहीं मिला। लेकिन टाइटैनिक को ढूंढने का सपना अभी जिंदा था। रॉबर्ट बैलार्ड, जिनकी पहली कोशिश पाइप टूटने से नाकाम हो गई, साइड लाइन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनका दिल टूटा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। ग्रिम की तरह बैलार्ड के पास बेहिसाब दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास अपना एक खास एडवांटेज था। अमेरिकी नेवी के साथ उनके ताल्लुकात थे। बैलार्ड नेवी के पास एक प्रपोजल लेकर गए, एक नई पनडुब्बी बनाने का प्रपोजल जिसका इस्तेमाल टाइटैनिक को ढूंढने में किया जा सके। नेवी को टाइटैनिक में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें पनडुब्बी में जरूर थी। नेवी ने बैलार्ड के सामने एक डील रखी। वो उनके प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, लेकिन पहले बैलार्ड को उस उपकरण का इस्तेमाल नेवी के लिए बिल्कुल अलग मिशन पर करना होगा। बैलार्ड इस शर्त पर मान गए और उन्होंने गहरे समंदर की खोज के लिए यह नया टूल बनाना शुरू किया जिसका नाम आर्गो है। आर्गो एक स्लेज था जिसे लंबे केबल के जरिए रिसर्च जहाज से जोड़ा गया था। जहाज पर बैठी टीम इसे रिमोट से कंट्रोल करती थी। यह समंदर के तल से कुछ ऊपर तैरता था।
स्लेज पर स्लाइड स्कैनिंग सोनार लगे थे, साथ ही कैमरे भी जो समंदर के तल की रियल टाइम तस्वीरें भेजते थे। इस तरह बैलार्ड के पास एक मुकम्मल टूल था, लेकिन सवाल यह था कि क्या टाइटैनिक की खोज में अमेरिकी नेवी उनकी मदद करेगी। यहां काम आई जियोपॉलिटिक्स। यह कोल्ड वॉर का आखिरी दौर था। अमेरिकी नेवी अपने दो खोई हुई न्यूक्लियर सबमरीन्स यूएसएस थ्रेशर और यूएसएस स्कॉर्पियन की जांच करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि रशियंस को इसकी भनक लगे। तो बैलार्ड को 1984 में भेज दिया गया। बहाना यह था कि वो टाइटैनिक को खोजने के लिए आर्गो को टेस्ट कर रहे हैं। असल में उन्हें दोनों पनडुब्बियों के मलबे का नक्शा बनाना था, ताकि किसी रेडियो एक्टिव खतरे का अंदाजा लगाया जा सके। आर्गो का इस्तेमाल करते हुए बैलार्ड ने पनडुब्बियों के मलबे की स्टडी की और उन्हें कुछ अजीब चीज नजर आई। बैलार्ड ने देखा कि जैसे जैसे पनडुब्बियां गहराई में डूबी, वो अंदर की तरफ पिचक गई। इससे उनके चारों ओर मलबे का एक मैदान बन गया। भारी टुकड़े मलबे के पास ही गिरे, लेकिन हल्के टुकड़े करंट के साथ बहकर दूर चले गए, जिससे मलबे के चारों ओर एक कॉमेट ट्रेल यानी कि धूमकेतु की पूंछ जैसी छवि बन गई। बैलार्ड के दिमाग में एक आइडिया आया। टाइटैनिक को खोजते वक्त सब लोग जहाज को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भूसे के ढेर में सुई तलाशना जैसा यह था। क्या हो अगर जहाज को ढूंढने के बजाय वो उसके आसपास फैले मलबे के मैदान को ही ढूंढे। अगर उन्हें मलबे का कोई भी हिस्सा मिल जाए तो वो कॉमेट ट्रेल का पीछा करते हुए जहाज तक पहुंच सकते थे। बैलार्ड ये थ्योरी टेस्ट कर पाते, इससे पहले उन्हें अमेरिकी नेवी का मिशन पूरा करना था। इस मिशन के चक्कर में 1985 में उन्हें एक और बड़ा मौका मिला। उन्हें एक बार फिर से यूएसएस स्कॉर्पियन का नक्शा बनाने भेजा गया, लेकिन इस बार उन्हें इजाजत थी कि मिशन के बाद जो भी वक्त बचे उसमें वो आर्गो लेकर टाइटैनिक की खोज कर सकते हैं। बैलार्ड जानते थे कि वक्त बहुत कम होगा। उन्होंने फ्रेंच ओशिनोग्राफी इंस्टीट्यूशन इफ्रेमर से संपर्क किया। बैलार्ड और इफ्रेमर ने मिलकर एक 2 फेज स्ट्रेटेजी बनाई। खोज का पहला हिस्सा लीड करेंगे इफ्रेमर के जॉन लुई मिशेल और दूसरा हिस्सा रॉबर्ट बैलार्ड। आइडिया सीधा सा था। मिशेल पहले पूरे सर्च एरिया को सोनार मैपिंग से छान मारेंगे, ताकि दूसरे स्टेप में बैलार्ड अपनी लिमिटेड टाइम सिर्फ सबसे दिलचस्प जगहों पर फोकस कर सके। उन्होंने 2 सर्च एरिया तय किए। जब रॉबर्ट बैलार्ड नेवी का मिशन पूरा कर रहे थे, मिशेल ने काम शुरू कर दिया। वो एक ज्यादा एडवांस सोनार SAR यानी सार का इस्तेमाल करके समंदर के तल को स्कैन कर रहे थे। ये सर्च लाइनें हमेशा एकदम सीधी नहीं होती। समंदर की लहरें अक्सर नाव को बहा ले जाती, जिससे एक और मुश्किल खड़ी हो जाती। जब बैलार्ड की बारी आई और उन्होंने खोज की कमान संभाली, तब तक मिशेल को कुछ नहीं मिला था। और दबाव बढ़ाने वाली बात यह थी कि बैलार्ड के पास सिर्फ 12 ही दिन बचे थे। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला, तब उन्हें वापस लौटना था। अपने कम वक्त का सबसे सही इस्तेमाल करने के लिए रॉबर्ट बैलार्ड ने एक प्लान बनाया। प्लान जो उन्होंने मलबे के मैदानों के बारे में सीखा था, उसके आधार पर वो जहाज को नहीं बल्कि उसके मलबे के मैदान को खोजेंगे। उन्हें यह भी पता था कि जिस रात टाइटैनिक डूबा, समंदर का करंट दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, इसलिए मलबे के मैदान के हल्के टुकड़े दक्षिण की तरफ बह गए होंगे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि मलबा मैदान कितना बड़ा होना चाहिए। अब उन्होंने खोजना शुरू किया, लेकिन पूरे सर्च एरिया पर ध्यान से लाइनें बनाने के बजाय उन्होंने अपनी लाइनों के बीच फासला रखा। उन्होंने सोनार डेटा के बजाय कैमरे के फीडबैक पर ज्यादा भरोसा करने का फैसला किया। कैमरे पहले भी इस्तेमाल हुए थे, जैसे जब जैक ग्रिम को लगा कि उन्हें प्रोपेलर मिल गया है, लेकिन तब उनका कैमरा लाइव वीडियो नहीं दे सकता था। आर्गो दे सकता था, और बैलार्ड सोनार के बजाय लगभग पूरी तरह वीडियो पर निर्भर रहने वाले थे। उनकी टीम बारी बारी से आर्गो चलाती और 24 घंटे वीडियो फीड देखती। दिन गुजरते गए, वीडियो फीड पर सिर्फ समंदर के तल के नजारे दिखते रहे। डेडलाइन पास आने का दबाव क्रू पर बढ़ने लगा था। रात की शिफ्ट खास तौर पर मुश्किल थी। क्रू को जागते रहने की पूरी कोशिश करनी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो मिनट दर मिनट वही कुदरती नजारे देख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक जिन चट्टानों को वो देख रहे थे, वो चट्टानें कम और इंसानी हाथ का बनाया मलबा ज्यादा लगने लगी। अब उनकी नजरें स्क्रीन से चिपक गईं। धुंधली तस्वीरें और साफ होती जा रही थी। यकीनन चट्टानें नहीं थी। क्रू के एक मेंबर ने जल्दी से जहाज के कुक को इशारा किया ताकि वो बैलार्ड को उनके कमरे से बुला लाए।
कुछ ही सेकंड में बेलार्ड मॉनिटर के पास क्रू के साथ थे। कुछ और तनाव भरे पलों के बाद एक और बड़ा आकार स्क्रीन पर भरने लगा। कोई शक नहीं था, क्योंकि उन्होंने टाइटैनिक की तस्वीरें इतनी बार देखी थी कि उन्हें हर डिटेल याद हो गई थी। आर्गो अभी अभी टाइटैनिक के बॉयलर के ऊपर से गुजरा था। 1 सितंबर 1985, 73 साल की खोज के बाद उन्होंने आखिरकार टाइटैनिक को ढूंढ लिया था। जो बॉयलर टीम को मिला था वो और मलबों से ज्यादा दूर नहीं था। टीम को जल्द ही जहाज का पिछला हिस्सा, स्टर्न सेक्शन, मिल गया था। जब जहाज डूबा तो वो जोर से 2 हिस्सों में टूट गया था। स्टर्न से करीब 800 गज दूर उन्हें जहाज का अगला हिस्सा, बो सेक्शन, भी मिल गया, जिसकी आइकॉनिक रेलिंग अब भी सलामत थी। वही रेलिंग जिस पर टाइटैनिक फिल्म में नायक और नायिका हाथ फैलाकर पोज देते हैं। अब जब जहाज मिल गया तो ज्यादा वक्त नहीं लगा कि लोग उसे निकालने के बारे में सोचने लगे। लेकिन टाइटैनिक को ढूंढ लेना एक बात थी, उसे समंदर से बाहर निकालना दूसरी और बहुत कठिन। अगस्त 1996 में एक बड़ी कोशिश हुई। जहाज के हल का एक बड़ा हिस्सा खोजा गया, जिसे निकालने की पूरी तैयारी की गई। ये एक बड़ा इवेंट था। 3 जहाज मौके पर थे। साथ में 2 बड़े क्रूज शिप भी बुलाए गए, जिन पर हजारों मेहमान भी सवार थे। टाइटैनिक, सर्वाइवर्स, सेलिब्रिटीज सब मौजूद थे। एक पनडुब्बी ने हल के टुकड़े से खास पैक जोड़े, और जैसे ही वो टुकड़ा ऊपर उठने लगा, क्रूज शिप पर जश्न शुरू हो गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। अटलांटिक में मौसम बिगड़ने लगा। खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों के चलते वो बड़ा टुकड़ा वापस समंदर में गिर गया और उसे निकालने का मिशन नाकाम रहा। हालांकि हल का वो बड़ा टुकड़ा तो नहीं निकल पाया, लेकिन सालों के दौरान आरएमएस टाइटैनिक इंक जैसी कंपनियों ने जहाज के मलबे के आसपास बिखरे हजारों छोटे बड़े आर्टिफैक्ट्स जरूर निकाले हैं। इनमें बर्तन, बोतलें, जूते, सामान, यहां तक कि जहाज की संरचना के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इन चीजों को म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया, प्रदर्शनियां लगाई गई। टाइटैनिक का आकर्षण सिर्फ खोजकर्ताओं या कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून, जिन्होंने 1997 में ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक बनाई, खुद कई बार पनडुब्बी में बैठकर मलबे तक गए हैं। वो न सिर्फ फिल्म के लिए रिसर्च करने गए, बल्कि बाद में भी इस जहाज के प्रति उनका लगाव उन्हें गहराइयों तक खींचता रहा। कैमरून जैसे लोगों की यात्राओं ने टाइटैनिक को आम जनता की कल्पना में जिंदा रखा है। लेकिन ये गहराइयां जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही खतरनाक भी। इसका सबसे दुखद उदाहरण जून 2023 में देखने को मिला, जब टाइटन नाम की एक प्राइवेट पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे 5 लोगों के साथ लापता हो गई। कई दिनों की खोज के बाद पता चला कि पनडुब्बी गहरे समंदर के अत्यधिक दबाव के कारण फट गई और उसमें सवार सभी लोगों की तुरंत मौत हो गई। इस हादसे ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि टाइटैनिक की अंतिम विश्राम स्थली तक पहुंचना आज भी कितना जोखिम भरा है। इतनी त्रासदियों और खतरों के बावजूद टाइटैनिक का कौतूहल आज तक बरकरार है। 73 साल तक उसे ढूंढने की जिद, उसे खोजने का रोमांच और फिर उसे देखने की इच्छा, ये सब बताता है कि टाइटैनिक सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं है। वो इंसानी महत्वाकांक्षा, प्रकृति की ताकत, भाग्य के खेल और गहरे समंदर के रहस्य का प्रतीक बन चुका है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कभी पुरानी नहीं होगी, और समंदर की गहराइयों में पड़ा वो जहाज लोगों को आकर्षित करता रहेगा, चाहे नतीजे जो भी हों। बहरहाल, अलिफ लैला के इस अंक में बस इतना ही। इस कहानी, इस रिपोर्ट को लिखा आपके लिए हमारे साथी कमल ने, इसे शूट किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।